तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो युकावा फोर्स था उसमें एक टर्म आया था जहाँ पर हमने आइसोस्पिन की बात की थी। ठीक है, वहाँ पे एक टर्म आया था टाउ 1 डॉट टाउ 2। तो आज हम देखेंगे कि आइसोस्पिन क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के लिए इन पर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अगर नज़रिए से हम देखें तो वो क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों पर। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को डिस्टिंग्विश नहीं करता है क्योंकि वो क्या है, आपका चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, तो उसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स एकदम सेम है। तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये एक चार्ज स्टेट की दो डिफरेंट, मतलब एक ही पार्टिकल की दो चार्ज स्टेट है कि एक स्टेट में क्या है, इसका चार्ज जो है वो +E है और दूसरी स्टेट में चार्ज क्या है, 0। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो क्वांटिटी डिफाइन की गई है, जो नंबर डिफाइन किया गया है, वो है आपका आइसोस्पिन। ठीक है, तो आइसोस्पिन जो है वो जैसे कि नाम से ही लग रहा है इसमें स्पिन आ रहा है, तो इसकी जो फॉर्मेलिज्म है वो एकदम स्पिन की तरीके से ही है। तो स्पिन में क्या है, आपको पता है कि अगर कोई आपका स्पिन हाफ पार्टिकल है तो उसकी कौन सी स्टेट्स पॉसिबल है, उसका पॉसिबल है कि एक ओरिएंटेशन है +½ और सेकंड क्या है कि उसकी स्पिन हो सकती है -½ ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी दो स्टेट्स थी। वैसे ही क्या है, यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो भी दो स्टेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, हमने आइसोस्पिन को डिफाइन किया है जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है टाउ से, टी से। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो है टाउ। तो अभी देखते हैं कि कैसे स्पिन से स्पिन की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो जो स्पिन है उसको कैसे डिफाइन किया गया था कि दैट इट इज इक्वल्स टू h×2 सिग्मा। सिग्मा क्या होता था यहाँ पर आपका, ये स्पिन मैट्रिक्स था, स्पिन ऑपरेटर था। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग SZ कंपोनेंट क्या आता था आपका, +-h×2। यहीं से ही आपकी स्पिन मिल रही थी +-½ तो अभी हम बात कर रहे हैं आइसोस्पिन की। तो आइसोस्पिन को भी स्पिन की तरह ही हमने लिखा है दैट T इज इक्वल्स टू ½ टाउ। तो टाउ क्या है यहाँ पर, ये आपका आइसोस्पिन ऑपरेटर हो गया है। उसके बाद जैसे SZ निकाला था वैसे ही यहाँ पर स्पिन आइसोस्पिन का Z कंपोनेंट लिखेंगे जिसे हम T3 लिख रहे हैं। तो T3 इज इक्वल्स टू ½ टाउ 3 हो जाएगा। टाउ का भी हमने थर्ड कंपोनेंट लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें वैल्यूज़ मिलेंगी +½ और -½ तो इन वैल्यूज़ को जो प्लस वाली है उसे प्रोटॉन को असाइन किया गया है और नेगेटिव को न्यूट्रॉन को असाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये मैट्रिक्स टाउ था, ऑपरेटर टाउ था, उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनकी फॉर्म ये है। ये एकदम वैसा ही जैसे आप सिग्मा के 3 कंपोनेंट्स लिखते हैं वैसे ही टाउ के लिए लिखा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला है दैट इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। ये हम देख ही चुके हैं क्योंकि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए इक्वल है, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ चार्ज सिमेट्रिक, क्योंकि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन जो पेयर हैं उन पे इक्वली वर्क कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया है, चार्ज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो ऑब्वियस है क्योंकि इसे ओवरकम करना है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को जो कि आपका प्रोटॉन प्रोटॉन पर वर्क कर रहा है, जो कि रिपल्सिव है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, आपका न्यूक्लियर फोर्स को जो है स्ट्रोंगर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अट्रैक्टिव है, वो भी यहीं से हमें मिल गया है सिंस आपके न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ रह रहे हैं। तो अ, ये अट्रैक्टिव हैं तभी वो इसमें रह पा रहे हैं, अगर रिपल्सिव होते तो क्या है, आपका न्यूक्लियाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कई सारे न्यूक्लियाई हैं, आसपास कई सारे एटम हैं, तो एटम के न्यूक्लियाई हैं अपने। तो अगर ये फोर्स जो है आपका लॉन्ग रेंज होता तो ये, और सिंस ये स्ट्रॉन्ग है हमें पता ही है, तो अगर ये लॉन्ग रेंज होता तो ये सारे न्यूक्लियाई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते और क्या होता, पूरा न्यूक्लियाई आपका कोलेप्स कर जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। नेक्स्ट है कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व से मिला था क्योंकि हमने देखा था कि एक पॉइंट के बाद क्या है, आपका जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व था वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जा रहा था, मतलब सैचुरेट हो जा रहा था। तो सैचुरेशन कहाँ से आ रहा था, सिंस आपका जो कोई भी न्यूक्लियाई है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से ही इंटरेक्ट करता है, इसीलिए क्या है, आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू आ रही थी वो सैचुरेट हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी की। नेक्स्ट है दैट इट इज़ स्पिन डिपेंडेंट, ये हमने न्यूट्रॉन प्रॉब्लम में देखा था और इसके अलावा हमने जो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें भी देखा था। नेक्स्ट था टेंसर नेचर,
ये भी हमने न्यूट्रॉन प्रॉब्लम में देखा था। उसके बाद है आपका एक्सचेंज कैरेक्टर। तो ये क्या होता है, तो जब भी दो पार्टिकल अगर आपके पास हैं, अगर वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में कोई भी स्कैटरिंग या कोई भी इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है, उनका आपस में मोमेंटम एक्सचेंज होता है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। तो इसके अलावा ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब न्यूक्लियन न्यूक्लियन का जब इंटरेक्शन होता है, तो ऐसा मिला है कि जो आपके न्यूक्लियंस है वो अपनी जो चार्जेस हैं उनका भी एक्सचेंज कर लेते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो ये इन्हें कैसे पता चला, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये न्यूट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, इनकी स्कैटरिंग हुई, आपका न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के बाद इधर चला गया और प्रोटॉन क्या है आपका इधर चला गया। ठीक है, तो अब जब ये जो आप इस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्रॉस सेक्शन है, जो हम सिग्मा से डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर एक जो इनका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा, उसको एंगल के साथ क्या है ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एंगल कौन सा, जो आपका ये इंसिडेंट पार्टिकल है और जो आपका ये आउटगोइंग जो पार्टिकल्स है, इनके बीच का जो एंगल हो रहा है, उसके बीच में क्या है ये कर्व ड्रॉ किया गया है। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है आपका, कि जब आपका एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी तक आपका यहाँ तक 90 तक आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये आपके स्कैटरिंग हो रही है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, तो क्या हो रहा है, जब तक ये आपका पार्टिकल इतने एंगल पे है तभी भी ये आपका ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे एंगल क्या है आपका 90 की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस साइड देखिए या फिर इस साइड देखिए आप, क्योंकि हमने एक बीम डाली होगी, तो यहाँ तक क्या है आपके जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कम एंगल से ज़्यादा एंगल के साइड जा रहे हैं, तो 90 डिग्री तक क्या हो रहा है आपका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है कि 90 के बाद फिर से ये आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पार्टिकल्स ये स्कैटर हुए अभी तक, जब तक ये 90 डिग्री तक था तो ऐसे ये स्कैटर हो रहे थे। उसके बाद इस कर्व का मतलब ये है कि जब ये हायर एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, तभी भी क्या हो रही है, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है स्कैटर होने की वो बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आपका जो फॉरवर्ड में जो जितना आपको क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ये वाला जो आपका पार्ट है ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए मिल रहा है, उतना ही आपको बैकवर्ड स्कैटरिंग में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली अगर आप एनर्जी वाइज अगर आप कैलकुलेट करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं मिलने चाहिए आपको। फॉरवर्ड स्कैटरिंग में ज़्यादा आपको पार्टिकल्स मिलने चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल मिल रहे हैं आपको, चाहे आप फॉरवर्ड स्कैटरिंग में देख रहे हैं चाहे आप बैकवर्ड स्कैटरिंग में। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो रहा होगा, आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे से क्या है अपना चार्ज एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के बाद यहाँ जा रहा था वो एक्चुअली क्या हो गया है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोटॉन हो गया है। ठीक है, और जो ये आपका प्रोटॉन स्कैटर होके जा रहा था वो अभी क्या हो गया, न्यूट्रॉन। मतलब इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने क्या किया, अपना जो नेचर है उसको एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, और ये जो आपको क्रॉस सेक्शन का नेचर मिला है वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का एक्सचेंज हो। तो इसी जो ये जो कैरेक्टर है न्यूक्लियर फोर्स का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड कोर। तो हार्ड कोर का मतलब क्या है कि अभी देखिए आपके जो न्यूक्लियन है, अगर आप उनकी स्कैटरिंग कराते हैं हाई एनर्जीज पे, और कितनी हाई, 200 मिली मेगा 200 मेगा ईवी या फिर उससे ज़्यादा, तो ऐसा देखा गया कि जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव हो जा रहा है। ठीक है, जनरली क्या है, आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर ये फोर्स क्या है आपका रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, और वो डिस्टेंस कितनी है, इट इज़ अबाउट 0.5 फर्मी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कोर। ठीक है, इस डिस्टेंस के बाद जो आपका बन जा रहा है, जो कोर रह जा रही है, उसे हम हार्ड कोर बोल रहे हैं। तो ये आप अगर इंटर न्यूक्लियर पोटेंशियल का कर्व देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर तो आपका नेगेटिव पोर्शन में है आपका पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। बट अगर आप इससे आगे जाएंगे, इससे लोअर साइड जाएंगे डिस्टेंस में, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपल्सिव हो जा रहा है आपका फोर्स। तो इसी नेचर को क्या बोलते हैं हम, हार्ड कोर।